नमस्कार साथियों, मीमांसा प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हमने संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित वैकल्पिक विषय संस्कृत साहित्य की जो है श्रृंखला प्रारंभ की है और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपको पूर्व में एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर लीजिएगा। वो संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, अगर आपने ये ऑप्शनल चूज़ किया है संस्कृत पाठ्यक्रम या चूज़ करने वाले हैं तो उसमें संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित जो वीडियो है उसको पहले आप वॉच कर लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि संस्कृत नाटक कहाँ और कैसे पूछा जाता है। किंतु हम एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। देखिए, संस्कृत नाटक का जो विषय दिया गया है या पाठ्यक्रम जो दिया गया है वो प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 में मूलतः पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूपीएससी के जो ट्रेंड चल रहा है, आपको भी पता है कि यूपीएससी का पैटर्न 2013 के बाद से ही चेंज हो गया है, यह 2013 से ही चेंज हो गया है। तो उसके बाद का जो भी ट्रेंड है, वर्तमान में जो भी पूछा जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि हालांकि ये पाठ्यक्रम नाटकों से संबंधित पाठ्यक्रम जो है प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, किंतु वर्तमान में ये पूछा जा सकता है आपको प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 में तो पूछा ही जाएगा, और प्रश्न संख्या 4। ये मुख्यतः इन तीनों प्रश्नों में इस नाटक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये कही हमने बात प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत। अब हम आपको बताते हैं कि अभी का जो ट्रेंड है यूपीएससी का वो सिर्फ प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत ही नहीं, ये नाटक जो है प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र 1 में ये मूलतः प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 जो हमारा ऐसे से संबंधित होता है, और ये संस्कृत भाषा से संबंधित होता है जो हमें संस्कृत में ही लिखना होता है। ठीक है, इसमें भी नाटक से संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए हम ये करेंगे। वैसे तो ये वैकल्पिक प्रश्न है, जैसे आपको एक प्रश्न पत्र में मूलतः 8 प्रश्न होते हैं जिनमें से आपको 5 ही प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, परंतु ये निर्धारित होता है कि एक खंड में से आपको कम से कम 2 प्रश्न करने ही होंगे, और ये प्रश्न पत्र 2 के प्रथम खंड में पूछा जाता है। क्योंकि एक तो आपको करना ही है महाकाव्य वाला, अब उसके अंतर्गत ये आपके जो है ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है। आप चाहे तो उसको कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, किंतु हम यहाँ पर प्रिपेयर सभी प्रश्नों को करेंगे, यानी कि सभी प्रश्नों को हम तैयार करेंगे ताकि किसी में से भी जो हमें बेस्ट लगे अंत में निर्णय करेंगे कि हम किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसी को हम जो है लिखित रूप से भी प्रिपेयर करेंगे। हालांकि हम लिखित रूप से सभी को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अध्ययन हम सभी प्रश्नों का करेंगे। ये लास्ट में डिसाइड किया जाएगा कि हमें हमारे हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा, तो ये आप पर पर्सनली प्राइवेटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों का जो है कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है उसके विषय में बहुत अच्छे से अध्ययन करवाया जाएगा। देखिए, अगर हम संस्कृत नाटक के विषय में चर्चा करें तो दोस्तों संस्कृत नाटकों की काफ़ी विधाएं होती है। देखिए, सर्वप्रथम हम नाटकों से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में मुख्यतः 7 नाटक हैं, जिसमें से एक प्रकरण है। देखिए, स्वप्नवास वदतम जो महाकवि भास की कृति है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कृति है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने टूल्स को साथ में लेके बैठे होंगे। टूल्स से तात्पर्य यहाँ पर डायरी और पेन से है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डायरी और पेन दोनों चीज़ें साथ में लेके बैठनी है, और इस वीडियो के माध्यम से ही आपको नोट से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो तृतीय है वो है मृच्छकटिकम, जो एक प्रकरण है। ये नाटक की विधा में नहीं आता, ये प्रकरण की विधा में आता है, और प्रकरण के किस प्रकार का होता है उसके विषय में भी हम आगे
चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि हमने आपको ये चीज़ें बताई हुई है। प्रश्न पत्र 1 में आप जाइएगा, चतुर्थ प्रश्न संख्या के अंतर्गत हमने इसकी चर्चा की है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये शूद्रक की कृति है। मुद्रा राक्षस ये जो है विशाखदत्त की कृति है। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा रचित है। और रत्नावली चूंकि एक ये नाटक नहीं है, एक नाटिका की विधा का है। ठीक है, इसको हम नाटिका बोलते हैं। और आपने महाकाव्य जब अध्ययन कर रहे थे महाकाव्यों का, तो वहाँ पर हमारा एक महाकाव्य आया था नैषधीय चरितम, जिसके रचयिता हैं श्रीहर्ष। तो रत्नावली नाटिका भी उन्हीं की कृति है, श्रीहर्ष की। ठीक है, और वेणी सहारम ये महाकवि भट्ट नारायण द्वारा कृत है। वेणी सहारम का हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम 1 बाय 1 सभी नाटकों का अध्ययन करेंगे। तो हम नाटकों में देखिए, हमने महाकाव्यों का अध्ययन किया, हमने काव्यों का, आर्ष काव्यों का भी हमने अध्ययन किया। इसके पूर्व में हमने काव्य शास्त्र इत्यादि जितने भी प्रश्न रहे हैं उन सब का अध्ययन किया है। अब आज का हमारा जो विषय है वो नाटक है, किंतु इसके पूर्व जो भी हमने ग्रंथों का अध्ययन किया है वो नॉर्मल है। इसमें कुछ शब्द अलग पूछे जाते हैं या कुछ शब्द अलग आते हैं जिनका अर्थ हमें पता होना जरूरी है। वो शब्द नाटकों की विधा से संबंधित होते हैं। ठीक है, जिनको हम पारिभाषिक शब्दावली के नाम से जानते हैं। तो इन नाटकों का अध्ययन करने से पूर्व हम उन पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करेंगे, ताकि नाटकों में अगर वो शब्द आते हैं तो हमें उनका पहले से ही अर्थ पता होगा, तो हम भली भांति उसको समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पारिभाषिक शब्दों का पूर्व में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो नाट्य शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों से संबंधित ही रहेगा। इसमें हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे सूत्रधार का। देखिए दोस्तों, कोई ये नाटक जो विधा है, आपको भी पता है कि श्रव्य और दृश्य 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, 2 प्रकार के काव्य होते हैं, जिसमें से नाटक जो है ये श्रव्य भी होता है और दृश्य भी होता है। इसका प्रदर्शन भी किया जाता है रंगमंचों पर, और रंगमंच पर सूत्रधार नाम का एक पात्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयतीति। जो सूत्र, देखिए यहाँ पर जो सूत्र होता है ना, सूत्र का मतलब देखा जाए तो धागा भी होता है, किंतु यहाँ पर धागा नहीं है अर्थ, यहाँ पर अलग अर्थ है। अर्थात रंगमंच पर घटित होने वाली घटना को नियमित रूप से चलाता है। वह रंगमंच का अधिष्ठाता होता है, जो नाटक का प्रारंभ करता है तथा नाटकीय पात्रों को निर्देश देता है। यानी कि नाटक में जो भी पात्र हैं उनको प्रमुख रूप से निर्देश देने वाला या नाटक में जो है बैलेंस बनाने वाला जो होता है वो सूत्रधार होता है। और ये एक तरीके से नाटक को सुखमय भी बनाता है, यानी कि बीच बीच में हाथ से काम करते रहते हैं, तो इस वजह से नाटक में सुखांतता रहती है। और हमने पूर्व में जब प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 में चर्चा की थी कि नाटकों की क्या क्या विशेषताएं होती है, रूपकों की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो वहाँ पर बताया था कि नाटक जो है सुखांतमय होते हैं, तो वो कार्य सूत्रधार द्वारा ही संपन्न होते हैं। ठीक है, अब सूत्रधार पाठे नांदीम अर्थात नांदी। नांदी भी एक पारिभाषिक शब्द है, इसका भी अर्थ हम आगे समझेंगे। ठीक है, नांदी पाठ सूत्रधार द्वारा ही किया जाता है, या सूत्रधार द्वारा ही संपन्न होता है। सूत्रधार वो प्रमुख नट है जो रंगमंच पर किसी नाटक आदि के अभिनय का प्रबंध करता है, जिसे हम स्टेज मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, मैनेजर क्या होता है? मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है, तो एक तरीके से सूत्रधार जो है प्रबंधक की भूमिका निभाता है। इसमें कहा गया है कि सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयति सूत्रधार। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसकी प्रमुख भूमिका होती है। इसके विषय में एक कहा भी गया है कि नाट्य से यद अनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात् स बीजकम रंग दैवत पूजाकृत सूत्रधार इति समृतः। दोस्तों, ये चीज़ है ना, आपको साथ के साथ में कंठस्थ भी कर लेनी है। अगर कोई दिक्कत है तो आप नोट कर लीजिए, और आप जैसे हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल साथ के साथ ही बोलते भी चलिए। आपको नोट तो करना ही है, किंतु बोलना भी है साथ में, ताकि आप उसको अच्छे से कंठस्थ कर पाएँ। ये चीज़ें हो सकता है पूछी जाए, तो आप समझने के हिसाब से सही इनको नोट कर लीजिए और कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम श्लोक को एक बार और फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, नाट्य से यद अनुष्ठानम
तत्सूत्रम शातस बीजकम रंग दैवत पूजा कृत सूत्रधार इति स्मृतः। अर्थात बीज सहित नाटक के अनुष्ठान को सूत्र कहते हैं, ठीक है, जो उसको धारण करने वाला होता है अर्थात संचालन करने वाला होता है, तथा रंगमंच के अधिष्ठाता देवता की पूजा करता है, उसे ही हम सूत्रधार कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप सूत्रधार के विषय में, सूत्रधार का क्या मीनिंग होता है, इसका अर्थ समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा नेपथ्य। अब नेपथ्य क्या होता है? ये अभिनेता लोग जिस स्थान पर उपयुक्त वेशभूषा धारण क्या करते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। अर्थात रंगमंच पर जो भी कोई नाटक का प्रदर्शन होता है या कोई भी जो रंगमंच होता है वहाँ पर भी कोई दृश्य आपको दिखाया जाता है, तो उनकी जो वेशभूषाएं हैं, पात्र जो वेशभूषा धारण करते हैं उसकी एक रंगशाला होती है जहाँ पर वो अपने जो है वस्त्रों आभूषणों आदि का जो है उनको धारण करते हैं, ठीक है। तो वो जो जगह होती है एक तरीके से, या वो जो स्थान होता है वो नेपथ्य होता है। तो इसके विषय में कहा गया है कि कुशीलव कुटुंबकस्य गृहम नेपथ्यम उच्यते। जवनिका एक तरीके से एक पर्दा होता है, ठीक है, आपको इंग्लिश में भी नाम नजर आ रहा होगा। जवनिका एक पर्दा होता है। इस पर्दे के भीतर बैठे हुए पात्रों द्वारा दर्शकों को दी जाने वाली कथा वस्तु की सूचना को चूलिका कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसी को नेपथ्य की संज्ञा दी है। तो कहने का तात्पर्य जहाँ पर जिस स्थान पर पात्र अपने वस्त्राभूषणों को धारण करते हैं अथवा जो उनके द्वारा बोली गई जो पंक्तियाँ हैं उसका जब वो पूर्व में पर्दे के पीछे, ठीक है, पूर्व में पर्दे के पीछे उनको दोहरा रहे होते हैं, कंठस्थ कर रहे होते हैं, उसी स्थान को नेपथ्य कहा गया है। किसी लोगों ने बताया है या किसी विद्वानों ने कहा है कि जहाँ पर वो उस पंक्तियों का कंठस्थ कर रहे होते हैं वो भी एक तरीके से नेपथ्य ही होता है, ठीक है। तो ये पर्दे के पीछे होने वाला कार्य है, ये रंगमंच पर नहीं होता है, रंगमंच पर नहीं दिखाया जाता है, ये रंगमंच का जो पर्दा होता है उसके पीछे होता है, जिसको हम जवनिका कहते हैं। तो ये एक नया शब्द आपको जवनिका मिला है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है नीनः नेत्रस्य नेपथ्यम, अर्थात नेत्रों के लिए पथ्यभूत या सुखदायक, यानी कि आंखों के लिए जो सुखदायक है, पथ्यभूत है, ठीक है, पर्दे में है, तो ये पर्दे के पीछे होने वाला कार्य है जिसको हम नेपथ्य कहते हैं और उस स्थान को नेपथ्य कहते हैं। मंच का पिछला भाग जहां अभिनेता अभिनेत्रियां वेशभूषा धारण करते हैं नेपथ्य गृह यानी कि ग्रीन रूम कहा जाता है। नेपथ्य के 3 अर्थ होते हैं, वेश धारण करना, वेश धारण का स्थान और पर्दा। तो पर्दा तो हमने आपको बता दिया जवनिका, और जो स्थान होता है जहाँ पर वेश जो है वस्त्राभूषण इत्यादि धारण किए जाते हैं वो स्थान भी एक तरीके से नेपथ्य होता है, और वेश धारण करना भी नेपथ्य होता है। ये 3 इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक में नेपथ्य के माध्यम से अनेकशः कथा वस्तु की सूचना दी गई है। 4th अंक में दुर्वासा को अनन्य मानसा शकुंतला द्वारा प्रणाम न किए जाने पर दिए गए शाप की सूचना है, जहाँ पर ऐसा अध्ययन करते हैं हम, चिंतयंती यामन मानसा। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, तो यहाँ पर हमने उदाहरण समझा, ठीक है। जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन करेंगे उसके 4th अंक का, तो 4th अंक में शकुंतला को श्राप दिया जाता है, श्राप दिया जाता है दुर्वासा ऋषि से, उनको श्राप मिलता है। तो वहीं पर नेपथ्य का प्रारंभ होता है, यानी कि पहले पर्दे के पीछे की बात चल रही थी, फिर वहाँ से आगे प्रारंभ होती है जो भी नाटक की कथा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेपथ्य का मतलब हमने 3 अर्थ समझे, वेश धारण करना, वेश धारण का स्थान और पर्दा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, इसको आप प्रस्तावना कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना है। जब सूत्रधार नटी, विदूषक अथवा पारिभाषिक के साथ अपने नाटकीय कथानक के निर्देश को बतलाने के निमित्त विचित्र वाक्यों के द्वारा वार्तालाप करता है तो उसे हम प्रस्तावना अथवा आमुख कहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कोई भी, जैसे हम खंड काव्यों का अध्ययन करते हैं या जैसे हमने पूर्व में महाकाव्यों का अध्ययन किया, तो महाकाव्यों में हमने कादम्बरी कथा का अध्ययन किया था। उसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग और जो है उत्तर भाग। तो पूर्व भाग को जो होता है उसको हम आमुख
या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो आमुख है बिल्कुल वही प्रस्तावना है और प्रस्तावना ही आमुख है, दोनों का मतलब एक ही है। जो ये कथा का पूर्व भाग होता है और आगे आने वाली कथा की सूचना हमें देता है। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण संहिताः लापं यत्र कुर्वते चित्रे वाक्यैः स्वकार्योत्पत्तेः प्रस्तुतापेक्षपिभिः आमुखः ततु विजयं प्रस्तावना अपि सा। ये साहित्य दर्पण में जो है आचार्य विश्वनाथ ने इसका लक्षण बताया प्रस्तावना का, या इसके विषय में बताया है कि नटी और विदूषक, नटी अथवा विदूषक और सूत्रधार इत्यादि से संबंधित जो वार्तालाप होता है पूर्व में, उसको हम आमुख बोलते हैं। और जितने भी पात्र होते हैं ना, वहाँ पर विदूषक या सूत्रधार इत्यादि का पूर्व में जो है उनका काम आता है, मतलब पूर्व में उनको प्रदर्शित किया जाता है रंगमंच पर। तो जो आमुख भाग में यानी कि प्रथम भाग में यानी कि पूर्व में प्रस्तावना में जिनको उपस्थित किया जाता है रंगमंच पर, वही क्या है, एक प्रस्तावना है या आमुख होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में नटी के गायन से प्रस्तावना समाप्त होती है, यानी कि प्रथम अंक में वहाँ पर जब प्रथम अंक की समाप्ति होती है तो उसके जो श्लोक है, वह श्लोक के पूर्व ही जब जैसे ही प्रथम अंक का समाप्य होता है तो उसके समापन होने से पूर्व ही एक नटी होती है जो अपना उसको अंक को गायन यानी कि अपनी गायिका के द्वारा उस अंक को संपन्न करती है, या प्रथम अंक का समापन उस गायिका के द्वारा ही समाप्त होता है या संपन्न होता है। ठीक है, वह गायिका नहीं होती, वो नटी होती है, तो वो गायन से अपनी प्रस्तावना को समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर है, जैसे तवास्मे गीत रागेण हारिणः प्रसभं हय्यतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिर्हंसः। तो यहाँ पर कि तुम्हारे जो गीत राग है वो उससे हरिणों को जो है प्रसभ किया जा रहा है। इस प्रकार से उनकी जो गीत गायन कला है प्रदर्शित की जाती है। नटी के माध्यम से कवि अपनी गीत गायन कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए अब जो हमारी चतुर्थ पारिभाषिक शब्द है वो है कंचुकी। तो कंचुकी भी देखने को आपको न तो महाकाव्य में मिलते हैं और ना ही आपको मिलते हैं आर्ष काव्य में, ये देखने को मिलते हैं आपको नाटकों में। तो नाटकों में कंचुकी एक शब्द आता है, इसका क्या तात्पर्य होता है चलिए समझ लेते हैं। देखिए, पारिभाषिक दृष्टि से अंतःपुर में संचरण करने वाले गुण समूह से विभूषित तथा समस्त दायित्वों के निर्वाह में दक्ष वृद्ध ब्राह्मण को कंचुकी कहते हैं। यानी कि एक ब्राह्मण होता है और वृद्ध होता है अवस्था में और इसके हाथ में एक लकड़ी होती है। ठीक है, तो ये मुख्यतः वैसे तो कहा जाए ये बहुत ही जो है अनुभवी व्यक्ति होता है, जिसके अंदर बहुत ज्ञान होता है और बहुत अनुभव, क्योंकि इसकी उम्र हो चुकी होती है, ये वृद्धावस्था में होता है, एक ब्राह्मण होता है और बहुत ही अनुभवशाली व्यक्ति होते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। तो इसको हम एक तरीके से द्वारपाल भी कह सकते हैं, जो कि अंतःपुर की जो वहाँ की जो भी स्त्रियाँ होती है उनका संरक्षक होता है। ब्राह्मण होने के कारण सात्विक होना तथा वृद्ध होने के कारण कामदोष विवर्जित होना कंचुकी की दो विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को आप ध्यान रखिएगा। कंचुकी की प्रमुख दो विशेषताएं हैं कि ये एक तो काम दोष रहित होता है, मतलब कि काम विमुक्त होता है, काम युक्त नहीं होता है। ठीक है, काम रहित होता है। दूसरा यह है कि एक सात्विक प्रवृत्ति का होता है। सत्य रज तम गुण हमने आपको बताया 3 गुण होते हैं, तो उसमें से सत्य गुण प्रवृत्ति का जो है पात्र होता है। तो ये दो विशेषताएं आप कंचुकी के विषय में ध्यान रखें। एक वृद्ध ब्राह्मण होता है जो वहाँ की अंतःपुर की स्त्रियां होती हैं वहाँ का संरक्षक होता है, यानी कि द्वारपाल की भूमिका अदा करता है। इसके विषय में आचार्य भरत ने कहा है कि अंतःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणवान्ति सर्वकार्यार्थ कुशलः कंचुकी अतिम अधीयते कंचुकित्य अधीयते। इसमें जो अंतःपुर है उस अंतःपुर में एक विप्र का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ब्राह्मण। तो
वो जो ब्राह्मण होता है, वृद्ध ब्राह्मण, जो द्वारपाल की भूमिका निभाता है, उसको ही हम कंचुकी कहते हैं। जो अपने सभी कार्यों को कुशल पूर्वक संपन्न करता है, वो क्या है, कंचुकी कहलाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने नोट कर लिया होगा। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक के प्रारंभ में ही कर्ण व शिष्यों के आगमन की सूचना लेकर कंचुकी राजा दुष्यंत के पास में आता है और कहता है कि अहो नो खल्व अदृशीम वस्थानम प्रतिपन्नो अस्मि। इस प्रकार से वो अपना वाक्य प्रस्तुत करता है। और आपको ध्यान होगा तो पंचम अंक में जो चतुर्थ अंक है, जो हमारे आया भी है, ये पाठ्य प्रश्न संख्या जो हमारी प्रश्न पत्र 2 है, उसकी द्वितीय जो भाग है, 2 भाग होते हैं, तो द्वितीय भाग में वहाँ पर उसके अंतर्गत व्याख्या वाले पाठ में मुख्यतः चतुर्थ अंक आया है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का। उस चतुर्थ अंक में आपको पता है या नहीं है तो हम आगे अध्ययन भी करेंगे इसका। ठीक है, इसमें मुख्यतः जो शकुंतला होती है, उस शकुंतला की विदाई की जाती है, जो महर्षि कण्व के आश्रम से इनकी विदाई होती है और ये अपने पतिगृह की ओर प्रस्थान कर रही होती है। तो वहाँ से ये चतुर्थ अंक में प्रस्थान कर रही होती है और पंचम अंक में पहुँच जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कंचुकी होता है, द्वारपाल, वो जा कर के महाराज को सूचना देता है राज दरबार में। तो वो कंचुकी का कार्य होता है सूचना देना, या अंतःपुर की जो रानियाँ हैं, जो भी वहाँ की स्त्रियाँ हैं, स्त्री पात्र होते हैं। ठीक है, तो वहाँ की रंगशाला की जो स्त्रियाँ या फिर अन्य जो भी स्त्रियाँ हैं राजमहल की, वहाँ का संरक्षक होता है और ये अवस्था में वृद्ध होता है और विप्र होता है, यानी कि ब्राह्मण होता है और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हम उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं ना, वो चीज़ें आपको नोट करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से इसकी भूमिका होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 5वां शब्द आता है पारिभाषिक शब्द, वो है विदूषक। ठीक है, विदूषक के विषय में कहा गया है कि विशेषण दुष्यतिथि विदूषक, अर्थात जो दूषण कला में दक्ष हो उसे विदूषक कहते हैं। यह कथा नायक का सर्वकालिक मित्र होता है, जो शारीरिक चेष्टाओं और बातों से हंसी उत्पन्न करता है। आचार्य भरत ने कहा है कि वामनो दंतुरः कुब्जो द्विजोहवो विकृताननः खलति पिंगलाक्षश्च स विधेयो विदूषकः। नाट्यशास्त्र में कहा है भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, ये जो होता है ना, ये एक सर्वकालिक मित्र होता है, यानी कि कथानक का सर्वकालिक मित्र होता है। और विदूषक देखा जाए ना, तो जो कथा है या फिर जो भी जैसे नाटक है, फॉर एन एग्जाम्पल नाटक हम अध्ययन कर रहे हैं, तो नाटक में जो नायक होता है, ठीक है, उस नाटक में नायक का मित्र होता है एक तरीके से ये विदूषक, या फिर उसका जो है सहायकर्ता होता है, असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी भूमिका अदा करता है और ये नायक के मित्र की भूमिका भी अदा करता है। जैसे कि हम बात करें स्वप्न वास्तवदितम या विज्ञान शाकुंतलम, तो दोनों में भी हमें विदूषक की पात्र देखने को मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अपने कार्यों, वेशभूषाओं, शारीरिक चेष्टाओं तथा बातों से हास्य की सृष्टि करना होता है। तो एक तरीके से ये हंसी उत्पन्न करने वाला जो है पात्र होता है, जो नाटक को सुखमय बनाता है। ठीक है, मतलब हास्य परिहास ये करता रहता है बीच बीच में। इससे नाटक जो है ना उसकी और जो सहृदय है वो उत्साहित होता रहता है, सुखपूर्वक उसका अध्ययन करता है या उसको देखता है। क्योंकि विदूषक के जो वाक्य होते हैं ना, वो बड़े चमत्कृत होते हैं, जो सहृदय को आकर्षित करते हैं। सहृदय का तात्पर्य ये है, एक जो पाठक होता है, ये जो भी जो आनंद लेने वाला होता है, ठीक है, वो उसको हम सहृदय बोलते हैं या पाठक बोलते हैं। तो यहाँ पर तो हम सहृदय ही बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ नाटकों का अध्ययन ही नहीं किया जाता है, ये एक दृश्य भी है, इनको देखा भी जाता है रंगमंच पर, चूँकि इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए, अंतःपुर के वातावरण में वो प्रायः कलह कराने में भी रुचि लेता है, यानी कि कलह का कार्य भी उत्पन्न कराने का कार्य भी करता है। इसी प्रकार पेटूपन, स्वार्थ भाव तथा महदेखी बात करना भी विदूषक की प्रमुख विशेषता है।
जैसे हम बात करें उदाहरण के रूप में, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इसके द्वितीय अंक में प्रारंभ में ही विदूषक का चित्रण हुआ है। वो राजा दुष्यंत की आखेट जो प्रियता है उससे ऊब चुका है। यानी कि जो द्वितीय अंक जो प्रारंभ होता है, द्वितीय अंक के प्रारंभ में क्या एक दृश्य ये होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो दुष्यंत होता है वो आखेट करने में उनको बड़ी रुचि होती है, जो कि नायक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं राजा दुष्यंत। तो दुष्यंत को आखेट में बड़ी रुचि होती है और जहाँ भी आखेट करने जाते हैं वहाँ पर विदूषक को लेके जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से इनका मंत्री भी है और दूसरा इनका असिस्टेंट अर्थात मित्र भी है और मित्र की भूमिका भी अदा करता है और उनका सहायक भी है। तो ये उनको ले जाने के लिए उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बार बार में उन्हीं को लेके जा रहे हैं विदूषक को, या आखेट में या कहीं भी जहाँ पर वो क्रीड़ा करते हैं उस जगह पर, ठीक है, आखेट वगैरह स्थल पर। तो उससे ये विदूषक जो है ऊब जाते हैं। तो विदूषक का बड़ा अच्छे ढंग से वहाँ पर जो है कवि ने चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें विदूषक कहते हैं, श्वास लेकर के भोदिष्टम एतस्य मृगयाशीलस्य राघ्यो वयस्या अभावेन निर्विण्णे अस्मि। तो इस प्रकार से जो विदूषक होते हैं वो उब जाते हैं और वो मन ही मन में श्वास लेकर के कहते हैं कि ये जो राजा हैं ये आखेट के बड़े प्रिय हैं और इस अवस्था में जो हैं ये मुझे ही उस ओर ले जा रहे हैं। मतलब मुझे भी, कहने का मतलब है मुझे भी इनके साथ में जाना पड़ रहा है। तो वो मन में कहते हैं, मतलब एक तरीके से ऐसा होता है कि वो कहते तो हैं किंतु विदूषक की बात को राजा नहीं सुन पाते हैं ठीक से, ठीक है। तो ये द्वितीय अंक के प्रारंभ में ये घटना घटित होती है। ये अंक ये हमारा नेक्स्ट जो छठा शब्द है पारिभाषिक शब्द, वो है अंकास्य। अंकास्य को अंकमुखी भी कहते हैं, जैसा हमने आपको बताया अंक, तो इसको हम अंक भी कहते हैं, अंकास्य भी कहते हैं। तो अंकास्य को अंकमुखी कहते हैं जब किसी अंक में प्रविष्ट पात्रों द्वारा अग्रिम यानी विच्छिन्न असंबद्ध अंकों के अर्थ अर्थात कथानक की सूचना दी जाए तो उसे अंकास्य कहते हैं, ठीक है, उसे अंकास्य कहते हैं। जैसे कि आचार्य धनंजय अनुसार हम बात करें अंक की, तो इन्होंने कहा है कि अंकांत पात्रे रंकास्य छिन्नांकस्यार्थ सूचनार्थ। 10 रूपक में जो है ये चीज उल्लिखित है, यानी कि ये उक्ति उल्लिखित है, जहाँ एक अंक की समाप्ति के समय में उस अंक में प्रयुक्त पात्रों के द्वारा किसी छूटे हुए अर्थ अर्थात कथा वस्तु की सूचना दी जाए, वहाँ अंकारस्य यानी कि अंकमुख होता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ आपको इतना समझना है। देखिए, आपको पता है कि संस्कृत नाटक जो है अंकों पर आधारित होता है। जैसे महाकाव्यों में हमने अध्ययन किया था, महाकाव्यों के जब हम लक्षण अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर हमने उसके विषय में बात की थी कि उनमें सर्ग होते हैं किंतु नाटकों में अंक होते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 में जब हमने वहाँ पर अध्ययन किया था तो हमने आपको नाटकों की प्रमुख विशेषताएं अर्थात उनके लक्षणों का विषय में बताया था, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि नाटक जो होते हैं वो अंकों में उनका जो है विभाजित होते हैं, अंकों में विभाजित होते हैं। तो जैसे अंक होता है ना, तो अंक की जब समाप्ति होती है तो अंक की समाप्ति के बीच की जो कथा वस्तु होती है जहाँ पर जो पात्रों द्वारा संपन्न की जाती है उसे हम अंकास्य कहते हैं। तो आपको ये चीज़ हम आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी और आपने नोट भी कर ली होगी। नहीं की है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते करनी ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो महाकवि जो भवभूति हैं इनके द्वारा रचित है महावीर चरितम। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसमें सुमंत्र कुछ लोगों को वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा शतानंद के पास चलने का आग्रह करते हैं। अब आपने उत्तर रामचरितम का अध्ययन किया हो, ठीक है, जो महाकवि भवभूति की कृति है, तो वहाँ पर सुमंत्र होते हैं जो मंत्री होते हैं। रामायण देखी होगी या पढ़ी होगी, अध्ययन किया होगा, तो उससे भी ध्यान में होगा आपको कि सुमंत्र नाम का उनका जो है मंत्री होता है अयोध्या में, ठीक है।
तो वो कुछ लोगों को, जब वहाँ पर कोई ऋषि मुनि आते हैं अयोध्या में, या कोई भी बाहर का जो सदस्य आता है, कोई भी गेस्ट अर्थात मेहमान आते हैं, तो वहाँ पर ये सूचना पहुँचाने का कार्य कौन करते हैं? सुमंत्र करते हैं। तो सुमंत्र कुछ लोगों को वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा शतानंद के पास चलने का आग्रह करते हैं। अंक के अंत में और अगले अंक में वही वशिष्ठ आदि मंच पर बैठे दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार भावी अर्थ की सूचना पूर्वांक के अंत में ही मिल जाती है। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अंक किसे कहते हैं। कोई भी अंकास्य किसे कहते हैं? जब नाटक में अंक की समाप्ति हो जाती है और दूसरे अंक का प्रारंभ होता है। तो प्रथम अंक की समाप्ति और द्वितीय अंक का प्रारंभ, उसके बीच की जो कथा वस्तु होती है, उस कथा वस्तु में जो भी कार्य होता है, जो भी पंक्तियां होती है, जो पात्रों द्वारा संपन्न होती है, वो भी अंक है। और जो द्वितीय जो अंक के का प्रारंभ होने वाला है, उसकी सूचना भी उसी जगह पर दे दी जाती है, यानी कि पूर्व अंक की समाप्ति पर ही उसकी सूचना दे दी जाती है द्वितीय अंक में कि क्या घटना घटित होने वाली है। तो वो भी एक तरीके से अंकाश से ही होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वगत, यानी कि इसको हम आत्मगत भी बोलते हैं। रंगमंच पर स्थित पात्रों की दृष्टि से कथा वस्तु के सुनाने या सुनने के आधार पर आश्रय, सर्वाश्रव्य तथा नियत श्राव्य 3 भेद किए गए हैं। न श्रव्यम श्रावितुम योग्यम इति अश्राव्यम। ठीक है, 3 भेद किए गए, सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और आश्रय। इस प्रकार से 3 भेद हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। आश्रय, सर्वश्राव्य और नियत श्राव्य 3 भेद हैं। यानी कि श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य का मतलब होता है जो सुने गए हैं, दृश्य का मतलब जो देखे भी जा सकते हैं, जैसे नाटक। तो इस प्रकार से इसके 3 आधार हैं। सुनने के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आश्रय, सर्वश्राव्य और नियत श्राव्य। अर्थात जो कथा वस्तु, यानी कि कथा वस्तु या काव्यांश या संवाद किसी भी आत्मेतर व्यक्ति को सुनाने योग्य न हो, उसे अश्राव्य कहते हैं। अर्थात ऐसी बात जो मुख से अभिव्यक्त न की जाए, वो क्या होती है? वो अश्राव्य होती है। आपको यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि एक चीज़ आपको समझ आ ही गई होगी। जैसे अब कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही है या कहीं नहीं गई, तो उसको सुना कैसे जा सकता है? अश्राव्य। देखिए, व्यक्ति को सुनाने योग्य न हो, उसे अश्राव्य कहते हैं। आत्मेतर व्यक्ति को जो सुनाने योग्य न हो, उसे अश्राव्य कहते हैं। अर्थात ऐसी बात जो मुख से अभिव्यक्त न की जाए। अब कोई बात जो मुख से कही ही नहीं गई, तो वो सुनी कैसे जा सकती है? मतलब नहीं जाएगी ना सुनी। तो ये चीज़ आपको समझ में गई होगी कि जो कोई ऐसी बात कही नहीं जा सकती, वो सुनी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जैसे मुंह से अभिव्यक्त न होने के कारण उसके सुने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए प्राचीन नाट्य शास्त्रों ने अश्राव्य को स्वगत अर्थात आत्मगत की संख्या दी है, जिसका तात्पर्य है स्वसिमन आत्मनि मनसी एव गतम स्थितम। अर्थात जो मन ही में नियंत्रित हो, व्यक्त न किया जाए। यानी कि ऐसी कोई बात जो हम हमारे मन में ही रख लें और बाहर न कहें किसी से, तो उसे कहते हैं स्वगत। यानी कि अपने आप से कहे या अपने आप में ही जो लीन है, वो बाहर अभिव्यक्ति ही नहीं की गई है, तो वो हो गई निश्रव्य, माफ़ी चाहते हैं, अश्राव्य। ठीक है, तो वो अश्राव्य होती है। जिसे साहित्य दर्पण के अनुसार हम देखें, साहित्य दर्पण एक ग्रंथ है। ठीक है, साहित्य दर्पण में उल्लिखित है अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदहि स्वागतम मतम। इस प्रकार से साहित्य दर्पण में कहा गया है। अर्थात निश्चय ही जो अश्राव्य है, जो वस्तु कही नहीं गई है, स्वगत यानी कि खुद में ही लीन है, अभिव्यक्त नहीं की गई है बाहर, वो उसी का मत है। तो एक तरीके से यहाँ पर इसका मत दिया गया है कि साहित्य दर्पण का हम यहाँ पर उदाहरण रख सकते हैं कि साहित्य दर्पण में स्वगत के विषय में ऐसा कहा गया है। ये स्वगत के अंतर आने वाले श्रव्य शब्द को इंगित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको समझ आ ही गया होगा, एक बार वो समझ लीजिए। देखिए, जो कोई भी ऐसी बात हो जो अभिनेताओं को, यानी कि जो वहाँ पर उपस्थित हैं, जो काव्य को सुनने आए हैं, देखने आए हैं, उनको नहीं कहनी जानी चाहिए। ठीक है, जो अभिनेता है उनको सुनाने योग्य नहीं होती है,
या अभिनेता हो गए, पात्र हो गए, या फिर अन्य किसी को भी सुनाने योग्य नहीं है, उसे तो हम अश्राव्य यानी कि स्वगत या आत्मगत कहते हैं। इसका उद्देश्य रंगमंच पर स्थित साथ के अभिनेता उस बात को न सुन सके, केवल श्रोता ही सुन सके। तो वो जो पात्र कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो वहाँ पर वो ऐसी बात कही जाए जो उनको सुनाई ना दे, किंतु एक जो श्रोता जो सुन रहा है उनको सुनाई दे, वही सुन सके, तो वो एक तरीके से अश्राव्य है। स्वगत का उदाहरण शाकुंतलम के तृतीय अंक में हमें देखने को मिलता है, जैसे वहाँ पर कहा गया है कि बलवान खलु में अभिनिवेशः इदानीम अपि सहसे तौर्यन शक्नोमि निवेदितुम्। इस प्रकार से तृतीय अंक में कहा गया है, अर्थात जो निश्चय से ही बलवान होते हैं। तो इस प्रकार से ये बात जो है ना, श्रोता ही सुन सके, यानी कि वहाँ के जो अभिनेता है वो न सुन सके, ये आत्मगत है, उसे हम आत्मगत या स्वगत कहते हैं, जो एक तरीके से अश्राव्य होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, ये प्रकाश है, प्रकाश भी एक पारिभाषिक शब्द है, और इसका देखिए कहा गया है इसके विषय में कि सर्वेभ्यः मंच स्थितेभ्यः पात्रेभ्यः श्राव्यम श्रावणीयम इति सर्वश्राव्यम, अर्थात मंच पर विद्यमान समस्त पात्रों को सुनाने योग्य जो कथा वस्तु अर्थात संवाद हो, उसे सर्वश्राव्य कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पूर्व की स्लाइड्स में अध्ययन किया था सर्वश्राव्य का। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सर्वश्राव्य, यानी कि विद्यमान समस्त पात्रों को सुनाने योग्य जो कथा वस्तु या संवाद हो, उसे हम सर्वश्राव्य कहते हैं। इसी को हम प्रकाश भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रकाश भी है, क्योंकि साहित्य दर्पण में कहा गया है कि सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात्, सर्वश्राव्य ही प्रकाश है। ठीक है, साहित्य दर्पण में ऐसा कहा गया है। जो बात कथा अर्थात सबको सुनाने योग्य हो उसे प्रकाश अर्थात सर्वश्राव्य कहते हैं। नाटकों में प्रकाश इस रंगमंच निर्देश का प्रयोग स्वगत के संवाद के पश्चात किया जाता है। वैसे तो जहाँ पर किसी प्रकाश रंगमंची निर्देश नहीं हो, वह संवाद भी सर्वश्राव्य ही होता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी जहाँ पर रंगमंच का निर्देश करता न हो, देखिए ना, कोई भी जब आप नाटक देखने जाते हैं या कोई भी ऐसे जो है रंगमंच पर देखने जाते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, वहाँ पर एक निर्देशन करता होता है, जो बात कहता है, पूर्व में बताता है कि भाई नेक्स्ट ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये जो भी वहाँ का संचालन करता होता है। ठीक है, तो जो निर्देशन करता नहीं है या वहाँ पर निर्देशन करता उपस्थित नहीं है, वो संवाद भी क्या होता है? सर्वश्राव्य होता है। ठीक है, निर्देश देने वाला नहीं है, वो संवाद भी क्या होता है? सर्वश्राव्य होता है। तो आज इस प्रकार से हमने मुख्यतः 8 पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन किया है, जो कहीं न कहीं नाटकों में ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जब हम नाटक प्रारंभ करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियोस हैं, तो उसमें नाटक के अंतर्गत जो ये शब्द प्रयुक्त होंगे, तो हम पहले से ही चूँकि इनका अर्थ जानते हैं, समझते हैं या हमें पता है, तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से अपने नोट से प्रिपेयर किए होंगे और आगे भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब इसके बाद जो कि हमने पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन कर लिया है, और चूँकि हम पूर्व में प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत इनकी विशेषताएं, लक्षण और कितने प्रकार के नाटकों की विधाएं होती हैं, कैसे रूपक होते हैं, इनके विषय में हम ऑलरेडी चर्चाएं कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप पूर्व में उनको वॉच कीजिएगा। अब हम कल से नाटक प्रारंभ करेंगे। जो सर्वप्रथम हमारा नाटक होगा वो होगा स्वप्नवासवदत्तम। ठीक है, यहाँ से हम कल अपना जो है स्वप्नवासवदत्तम नाटक प्रारंभ करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो है बहुत अच्छे से अपने नोट से बनाए होंगे और ध्यानपूर्वक हमें आपने अंत तक सुना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप अंत तक हमारे साथ में बने रहें और अपने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अब आपको ये करना है कि ये जो शब्द हैं इनको कंठस्थ कर लीजिए कि इस शब्द का ये मीनिंग होता है, इस शब्द का ये मीनिंग होता है। अगर आपसे कुछ 1-2 शब्दों में भी पूछा जा सकता है कि भाई इस मीनिंग का अर्थ बताइए,
तो वहाँ पर आप एक दो उक्ति भी कोट कर सके। इस प्रकार से उक्तियाँ भी आप कंठस्थ कर लीजिए। आपको बस इस पारिभाषिक शब्दावली को जो है इसके नोट्स बनाने के बाद, इसका वीडियो देखने के बाद में यही कार्य करना है, इनको कंठस्थ करने का, ताकि आपको जो है आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हम अब उस अपना जो नाटक की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे वो करेंगे सर्वप्रथम नाटक स्वप्नवास वदतम से, जो महाकवि भास की कृति है। ठीक है दोस्तों, ओके।